हम माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि आए और बिहार की जनता, मगध की जनता, जहानाबाद की जनता को संबोधित करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी। स्वागत रहेगा जी सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तोहनी सबके प्रणाम करियो। और सब ठीक है ना? काम धाम तो ठीक है ना? मंच पर विराजमान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के वरिष्ठ नेता श्रीमान जीतन राम मांझी जी, यहीं के हमारे जनप्रिय सांसद मेरे मित्र डॉक्टर अरुण कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी श्रीमान शाहनवाज हुसैन जी, विधान पार्षद श्री कृष्ण कुमार जी, श्री अनिल शर्मा जी, विधान पार्षद श्री संजीव श्याम सिंह, श्री आशीष सूद जी, हम पार्टी के महासचिव श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, श्री राधा मोहन शर्मा, श्री नरेश कुमार, जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम सिन्हा जी, भाई शिवराज सिंह, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रेम कुमार जी है यहां, अकल से भाजपा के उम्मीदवार चित्तरंजन कुमार जी, मसौडी से हम पार्टी के उम्मीदवार नूतन पासवान जी, वजीरजंग से भाजपा के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह जी, हमारे उम्मीदवार श्री अरविंद कुमार सिंह जी, दोषी से हम पार्टी के उम्मीदवार राहुल कुमार, बेलागंज से हम पार्टी के उम्मीदवार शरीम अली जी, जहानाबाद से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण कुमार जी, कुर्ता से लोक समता पार्टी के उम्मीदवार श्री अशोक कुमार वर्मा जी। कोई छूट तो नहीं गया ना भाई? मेरे तो कोई गलती नहीं हुई ना? सबके साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान
सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मौसम ऐसा होता है कि जिस मौसम में बड़ी चमचमाती गर्मी होती है, चमड़ी को भी चीर डाले ऐसी भयंकर गर्मी होती है। और ऐसी भयंकर गर्मी में दूसरी चुनाव की गर्मी होती है। और ऐसे माहौल में भी इतनी बड़ी विशाल संख्या में जनसभा होना जहानाबाद के भाइयों, मेरी शिकायत है और मेरी शिकायत मेरे मित्र अरुण से भी है। करूं? शिकायत करूं? आप बुरा नहीं मानोगे ना? पक्का नहीं मानोगे? मैं लोकसभा के चुनाव में भी आया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, अरुण चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आधे लोग भी नहीं आए थे, आधे लोग भी। और आज मैं देख रहा हूं ऐसा जनसैलाब, हवा का रुख क्या है उसका पूरा पूरा पता चल जाता है। उस समय आधे लोग थे, फिर भी जीत गए। इस बार तो इतनी बड़ी भारी संख्या में आप समर्थन देने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, आज एक हिस्से में मतदान जारी है। मुझे जानकारी मिली कि मतदाता बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ भारी मात्रा में मतदान कर रहे हैं। आज जहां मतदान हो रहा है, मैं वहां के सभी मतदाताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि वे आज अपने अधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं। मैं चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जब मैं दिल्ली से निकला तो मैंने टीवी पर एक पोलिंग बूथ देखा, टीवी पे दिखा रहे थे, जहां पर जो मतदाता क्यू में खड़े रहते हैं उनके लिए बैठने का प्रबंध था, उनके लिए पानी पीने का प्रबंध था। मैं सच में मानता हूं हमारे देश के मतदान के दिन इलेक्शन कमीशन ऐसी व्यवस्था करे, ये अपने आप में बड़ा गौरवपूर्ण विषय है। और इसलिए भारत के लोकतंत्र की ताकत, भारत के लोकतंत्र की निष्पक्षता की ताकत और भारत के इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, ये आज पूरे विश्व में हम गर्व कर सके ऐसी प्रतिष्ठा बनी है। और इसलिए मैं उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, कल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती थी। हिंदुस्तान में सब दूर लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्म तिथि मनाई गई। 113वीं जन्म जयंती थी। और सभी जगह पे दो बातें प्रमुख रूप से उभर करके आई।
एक जयप्रकाश जी का लोकतंत्र के प्रति समर्पण और दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका संघर्ष। सब दूर, सब दूर। एक ही आवाज थी कि 1975 में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। जयप्रकाश बाबू को जेल में डाल दिया गया था और जयप्रकाश बाबू का एक ही गुनाह था कि वे देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैदान में आए थे। ये जो विशेष उत्साह के साथ आए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप नीचे रह जाइए, इनको नीचे उतारिए, कहीं गिर जाएंगे तो चोट पहुंचेगी भैया, नीचे उतारिए। आपका उत्साह बहुत अच्छा है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन मेहरबानी करके ऐसा कुछ न करें ताकि किसी का कोई नुकसान हो जाए। भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी को जेल में क्यों बंद किया गया था? उनका एक ही गुनाह था कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को तैयार कर रहे थे, देश को जगा रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान ने जयप्रकाश जी की जयंती भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प करके मनाई। लेकिन जो उन्हीं के चेले कहे जाते हैं, जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? कैसे मनाया? मैं तो टीवी पे देखा रात को मुंबई से आने के बाद 4 लाख रुपया। जेपी के जन्मदिन पर जेपी का विरासत का दावा करने वाले भाइयों बहनों, जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। भाइयों बहनों, जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार का हिस्सा थी, तब तक तो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, तब तक तो कोई भ्रष्टाचार की घटना न घटी। लेकिन जैसे ही ये महाशय ने नए जोड़ीदार ढूंढ लिए, जिनका इतिहास इन्हीं कामों में मशहूर है और जिन कामों को न्यायालय ने भी थप्पा मार दिया है, सारी बाजी बिगड़ने लगी, लोग बिगड़ने लगे, उनके कारनामे बिगड़ने लगे। भाइयों बहनों, यही चला तो बिहार में कुछ बचेगा क्या? आप मुझे बताइए, बचेगा क्या? ये रुपयों का खेल चलता रहेगा तो आप पैसे कहां से लाओगे मेरे भाई? आप 4 लाख रुपया कहीं से ला पाओगे देने के लिए? आपको नौकरी चाहिए तो 4 लाख रुपया ले पाओगे क्या? आपको कोई काम करवाना है तो 4 लाख रुपया ला सकते हो क्या? अगर 4 लाख रुपये की बोली जाती है, हिसाब किताब उस प्रकार से होता है और सरकार में रहते हुए होता है, तो भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, इस पाप के साथ जिस राजनीतिक दलों का संबंध है, इस पाप के साथ जिस गठबंधन का संबंध है,
पूरे बिहार में चुन चुन करके ऐसे लोगों को साफ कर दो मेरे भाइयों। भाइयों बहनों, जब मैं आज जहानाबाद आया हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे शहीद जगदेव बाबू की याद आती है। भाइयों बहनों, बिहार की राजनीति में वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने वाला, वंचितों के लिए जीवन खपाने वाले जगदेव बाबू, उनकी हत्या किस समय हुई थी? किसकी सरकार थी? सरकार में बैठे हुए किन किन लोगों पर आरोप लगे थे? और जगदेव बाबू तब खुद सरकार में मंत्री थे, उसके बावजूद भी उनको मार दिया गया था। वंचितों के, पीड़ितों के, शोषितों के वो आवाज थे, वो आवाज को दबा दिया गया था। और अब तक बिहार को पता तक नहीं चलने दिया गया कि जगदेव बाबू को कैसे मार दिया गया था। भाइयों बहनों, मैं आज बिहार की धरती पर, आज मैं जहानाबाद की धरती पर यहां के मुख्यमंत्री को सवाल पूछता हूं, लालू जी को सवाल पूछता हूं कि आप ऐसी कांग्रेस के साथ कैसे बैठ सकते हो जिन्होंने वंचितों की आवाज को दबा दिया था, कुचल दिया था, गोलियों से भून दिया था, जगदेव बाबू को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे लोगों के साथ आप कैसे समझौता कर सकते हो? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो सत्ता के लिए स्वार्थ का बंधन हुआ है, इनको पहचानने की आवश्यकता है। आप देखा होगा इस चुनाव में दो बातें प्रमुख रूप से उभर करके आई है। दो बातें प्रमुख रूप से उभर करके आई है। एक बात जो हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर अरुण बोलते हैं, जीतन राम मांझी बोलते हैं, रामविलास पासवान बोलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं, सुशील मोदी बोलते हैं, नंद कुमार यादव बोलते हैं। हम क्या बात बोलते हैं? हम यही बात बोलते हैं कि बिहार के विकास के लिए हमें मौका दीजिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम बिहार के विकास के लिए वोट मांग रहे कि नहीं मांग रहे? मांग रहे कि नहीं मांग रहे? हमारा एक ही एजेंडा है, बिहार का विकास। और उनके भाषण सुनिए, क्या बोलते हैं? पत्रकार परिषद करें तो क्या बोलते हैं? टीवी एंकर को बाइट दे तो क्या बोलते हैं? टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो क्या बोलते हैं? बड़े बड़े समारोह करके टीवी वालों को बुलाकर कार्यक्रम करे तो क्या बोलते हैं? एक ही बोलते हैं, हम मोदी का विनाश करके रहेंगे, हम मोदी का विनाश करते रहेंगे, हम मोदी का विनाश करके रहेंगे। भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। ये चुनाव में बिहार के विकास के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बिहार को विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी का विनाश, क्या ये चुनाव का मुद्दा हो सकता है क्या? क्या चुनाव ऐसे मुद्दों पर लड़ा जाता है क्या? आए दिन एक ही बात, मोदी का विनाश, मोदी का विनाश। और एक नेता तो यहां तक कहते हैं, एक बार बिहार निपट जाएगा तब मोदी दिल्ली में भी खत्म हो जाएगा। भाइयों बहनों, लोकतंत्र किसी को खत्म करने के लिए नहीं होता है।
लोकतंत्र जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों ने विकास के अपने एजेंडा लेकर के जाना होता है और तब जाकर के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं पूर्ण होती है। भाइयों बहनों, हमने बिहार को ₹1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 1,25,000 करोड़ का पैकेज नए विकास के लिए और 40,000 करोड़ का पैकेज जो कागज पे तो योजना बनी थी लेकिन रुपया एक भी दिया नहीं गया था। 40,000 करोड़ रुपया उस काम के लिए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 1,65,000 करोड़ रुपया अगर दिल्ली से बिहार के काम में लगता है तो बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार के नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिहार अपने ताकत पर खड़ा हो जाएगा कि नहीं खड़ा हो जाएगा? पूरे हिंदुस्तान को बिहार का गीत गाना पड़ेगा कि नहीं गाना पड़ेगा? चारों तरफ बिहार का जय जयकार होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों, मैं यही सपना लेकर के आपके बीच आया हूं। मैं चाहता हूं बिहार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन जाए, बिहार आर्थिक रूप से संपन्न बन जाए, बिहार के नौजवान को रोजगार मिल जाए, बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर ले। और इसलिए मैं आपका जन समर्थन मांगने के लिए आया हूं। भाई, आप मुझे बताइए, आप कभी भी बिहार में एक कठिनाई लंबे अरसे से चल रही है। बिहार के लोगों से मैं एक प्रार्थना करने आया हूं। मैं प्रार्थना करूं, मेरी विनती करूं, एक बराबर समझने का प्रयास करोगे? देखिए, बिहार को एक कठिनाई रही है। कठिनाई ये रही है पिछले 30 साल से कि बिहार में जिसकी सरकार होती है, दिल्ली में उससे हमेशा झगड़ा ही होता है, या दिल्ली में जिसकी सरकार होती है उसका हमेशा बिहार से झगड़ा होता है। ये स्थिति अच्छी है क्या? बिहार और दिल्ली लड़ते रहे, ये स्थिति अच्छी है क्या? बिहार और दिल्ली में आशंका हो, ये स्थिति अच्छी है क्या? इसके कारण हमारे 30 साल बर्बाद हो गए। भाइयों बहनों, पहली बार एक ऐसा मौका आया है, पहली बार ऐसा मौका आया है 30 साल के बाद, जिसमें दिल्ली में जो सरकार है, लोगों ने उसकी एक मित्र सरकार बिहार में बनाने का फैसला कर लिया है। और इसके कारण पहले बिहार सरकार की ताकत दिल्ली से लड़ने में ही जाती थी। कुछ भी नहीं हुआ, दिल्ली को गाली दो, कुछ भी नहीं हुआ, दिल्ली को गाली दो, और यहां वो बच जाते थे। भाइयों बहनों, अब बिहार को ऐसी सरकार चाहिए कि जिसका जवाब बिहार सरकार को भी देना पड़े और जिसका जवाब दिल्ली सरकार को भी देना पड़े, ऐसी सरकार चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप इस बार ऐसी सरकार बनाइए जिसके साथ मुझे कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का अवसर मिले। मुझे बिहार के लिए काम करना है, लेकिन अगर यहां पर रुकावट डालने वाली सरकार होगी
तो मैं दिल्ली से लाख कोशिश करूंगा, ये राजनीति करते रहेंगे, बिहार बर्बाद होता रहेगा और देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार को भी एक मित्र सरकार मुझे चाहिए, एनडीए की सरकार चाहिए, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार चाहिए, ताकि दिल्ली और बिहार के बीच 30 साल से जो संघर्ष चल रहा है वो समाप्त हो जाए और विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर दे। मैं आज कुछ आंकड़े देख रहा था, मैं आंकड़े देख करके हैरान हो गया। क्या स्थिति है, बिहार सरकार कैसे काम कर रही है। आप देखिए, बिहार देश में भारत सरकार ने जो पैसे दिए, इन पैसों का क्या हाल है जरा देखिए आप। अगर ऐसी सरकार रहेगी तो 1,65,000 करोड़ का क्या हो जाएगा, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। भाई, ये कैमरा वालों से मेरी प्रार्थना है कि मेहरबानी करके आप अपनी जगह पे रहिए। आप कैमरा लेकर के वहां जाते हैं, उसके कारण वहां नया उत्साह बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, आप देखिए, 1,65,000 करोड़ रुपया, उस पैकेज का क्या होगा अगर ऐसी सरकार बिहार में आई तो। आज जो सरकार है उसका हाल क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने जो पैसे भेजे, अब तक उसमें से 1,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार ने नहीं भेजा है। मुझे बताइए, कोई काम ऐसा चल सकता है क्या? सरकार ऐसी चलाओगे क्या? 1,000 करोड़ का हिसाब सिर्फ शिक्षा में अभी तक दिल्ली को पहुंचा नहीं है। स्वास्थ्य, गरीब आदमी को दवाई मिले, अभी तक दिल्ली सरकार ने जो पैसे भेजे हैं उसमें से 500 करोड़ रुपयों का हिसाब बिहार सरकार ने नहीं भेजा है। भाइयों बहनों, गरीब बच्चों के लिए, पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए जो पैसे भेजे गए, गरीब पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए जो पैसे भेजे गए, उसमें से अब तक 300 करोड़ रुपयों का हिसाब दिल्ली सरकार को नहीं दिया है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए कि अगर दिल्ली से पैसे आए लेकिन यहां की सरकार अगर हिसाब भी देने को तैयार नहीं होगी, हिसाब देने की स्थिति में नहीं होगी, ये 1,000 करोड़ 2-2 हजार करोड़ रुपया कहां गए उसका अता पता ही नहीं चलेगा, तो मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, वो पैसा आपके काम आएगा? बिहार की भलाई के काम आएगा? रुपया कितना ही भेजे बर्बाद हो जाए कि नहीं हो जाएगा? भाइयों बहनों, पिछले वर्ष बिहार के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए 9,100 रुपया भेजा गया। 2-4 और योजनाओं के लिए 9,100 रुपया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ऐसी सोई पड़ी सरकार है, दिन रात राजनीति में डूबी हुई सरकार है कि 9,100 करोड़ रुपया, ये छोटी रकम नहीं है भाइयों। 9,100 करोड़ रुपया भेजा, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया अभी बैंक में ही पड़ा है। इनको लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि कोई योजना नहीं है, कहां डालना पता नहीं है, और इसलिए दिल्ली से पैसे भेजे तो या तो हिसाब नहीं देना, या तो दिल्ली में आए हुए पैसे बैंक में सड़ते रहे, बिहार के लोग मरते रहे, वो अपनी राजनीति करते रहे। यही कारोबार चला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों,
आज मैं यहां बिहार की जनता से अनुरोध करने आया हूं कि जो ऐसी सरकार है जो पैसों के बावजूद भी न योजना बना सकती है, न काम कर सकती है, वो सरकार को कितने ही पैसे देंगे कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप बिहार का भाग्य बदलने का जो मेरा सपना है, उस सपने में साथ देने वाली मुझे सरकार दीजिए, ताकि मैं बिहार का कल्याण कर सकूं और 5 साल के बाद आपको हिसाब दे सकूं। ऐसी सरकार दीजिए। भाइयों बहनों, हमने 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया है। 1,65,000 करोड़। आप बताएंगे कितना? जरा बोलिए कितना? 1,65,000 करोड़। बोलिए जरा। 1,65,000 करोड़। 1,65,000 करोड़। और सिर्फ बातें नहीं किए हैं। आप बिहार में मुझे बताइए, यहां पर अच्छे रास्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों, रास्ते अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये रास्ते सबके लिए काम आते हैं कि नहीं आते हैं? बस तेज गति से चलती है कि नहीं चलती है? साइकिल तेज गति से दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? राजमार्ग बनाने के लिए, अच्छे रास्ते बनाने के लिए 1,65,000 करोड़ में से 54,000 करोड़ रुपया आपके बिहार के रोड बनाने के लिए लगाया है। बिहार के रोड के लिए मुझे बताइए, गांवों में पक्की सड़क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गांव में पक्की सड़क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गांव को पक्की सड़क मिलनी चाहिए। किसान को अपना माल मंडी में ले जाना है तो पक्की सड़क काम आएगी। गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए जाना है तो सड़क काम आएगी। भाइयों बहनों, 13,800 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में 22,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का जाल बिठाने का मैंने निर्णय किया है। 22,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें बिहार के कोने कोने पर, जैसे शरीर में शिरा और धमनी होती है, वैसे ही बिहार की आर्थिक प्रगति के लिए एक तरफ राजमार्ग, एक तरफ ग्रामीण सड़क, ये इतना बड़ा अभियान मुझे चलाना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए। जीतन राम मांझी के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का बदला लीजिए। 25 साल हो गए इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, इनको सजा देने का काम कीजिए भाइयों। ये स्वार्थ बंधन के लोग 25 साल, ये बड़े भाई और छोटे भाई ने सरकार चलाई 25 साल, और एक दूसरे को कैसी गाली देते थे, किस भाषा में बोलते थे, आप सब जानते हो भाइयों। आज इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए उनको कुर्सी की चिंता है, बिहार की चिंता नहीं है भाइयों। और इसलिए सरकार उनकी बननी चाहिए जिनको बिहार की चिंता हो। यहां के किसानों का क्या हाल किया है आप देखिए। चावल की खेती आज हिंदुस्तान में प्रति हेक्टर एवरेज करीब 2,400 किलोग्राम चावल पैदा होता है। हिंदुस्तान में औसत प्रति हेक्टर 2,400 किलोग्राम चावल पैदा होता है, जबकि बिहार में प्रति हेक्टर सिर्फ 1,700 किलोग्राम चावल पैदा होता है। मतलब 1 हेक्टर पर हमारे किसान को कितना नुकसान होता है। अगर देश की औसत जितना चावल पैदा होता
तो यहां पर 75 लाख टन चावल पैदा होता, लेकिन 20 लाख टन चावल कम पैदा होता है। और 20 लाख टन चावल पैदा कम होता है, मतलब कि किसान को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, 4000 करोड़ का। हम और कुछ करें या न करें, कम से कम देश के अन्य देश राज्यों के किसानों की स्थिति में बिहार के किसान को ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? अगर लाएंगे तो 20 लाख टन चावल ज्यादा पैदा होगा और यहां के किसान की 4000 करोड़ रुपया इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी। न सरकार के पास उनको जाना पड़ेगा, न दिल्ली सरकार से कुछ मांगना पड़ेगा, विकास अपने आप होगा। लेकिन इनको करना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, बिहार का पानी और बिहार की जवानी, ये बिहार का पानी और बिहार की जवानी, ये बिहार की इतनी बड़ी ताकत है, उस ताकत पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उस ताकत पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। आप देखिए, पंजाब में 5 प्रमुख नदियां हैं, 5 पंच आब, उसमें से पंजाब बना, 5 नदियां हैं। बिहार में अगर आप नदियों के नाम गिनने जाओ तो भूल पड़ जाएगी, इतनी सारी नदियां हैं। पंजाब में 5 नदियां होने के बावजूद भी अगर पंजाब पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने की ताकत बन गया, तो बिहार में तो इतनी सारी नदियां हैं, पानी समंदर में चला जाता है। यही पानी कभी कभार हमारे गांव के गांव खींच के ले जाता है। गांव के गांव किनारे जिनके खेतों को खस्त कर देता है। यही पानी का सही उपयोग हुआ होता तो बिहार का पानी बिहार के किसान की ताकत बनता, बिहार की जवानी हिंदुस्तान की ताकत बनकर के उभरती। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं इस चुनाव में आपके पास आया हूं, भारी मात्रा में मतदान करिए। 16 तारीख को मतदान है। गर्मी कितनी क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे, करोगे मतदान? मैं एक नारा बुलवाता हूं, बोलेंगे? पहले मतदान फिर जलपान। मैं बोलूंगा पहले मतदान, आप बोलिए फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। मतदान करना ये हमारा पवित्र दायित्व है। मतदान अवश्य करें और एक मजबूत सरकार बनाइए, 2/3 बहुमत वाली सरकार बनाइए। आप देखिए, बिहार भी उसी तेजी से आगे बढ़ेगा। इतनी बड़ी भारी संख्या में यहां आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सभी नेताओं से मेरी प्रार्थना है, आप पधारिए, सारे नेता, सब नेता यहां आए, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।